जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही हैं और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री हैं और ये किस किस एग्जाम को कवर करती हैं। ये हर एग्जाम को कवर करती है। अगर पीसीएस की बात कर जाए तो पीसीएस लेवल पर भी कवर करती है और नीचे जितनी भी अदर तुम्हारी क्लासें बैठती हैं उन सबको भी ये कवर करती है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा मोस्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसी चैप्टर के आधार पर ज्योग्राफी का 80% भाग टिका हुआ होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ में आ गया आपकी, तो समझ लीजिए आपकी 80% ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट और सबसे ज्यादा कह सकते हैं टिकाऊ चैप्टर कह सकते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पार्ट का जो नाम है भारत का प्राकृतिक विभाजन। तो भारत का प्राकृतिक विभाजन हम बहुत अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसका दूसरा नाम भी जान लेते हैं। दूसरा नाम जो है इसका भारत का भू आकृति विज्ञान भी कभी कभी किताब में हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन 80% आप जो देखते हैं, हम यही चैप्टर का नाम देखते हैं कि भारत का प्राकृतिक विभाजन। कि भारत का जो विभाजन हुआ है वो प्राकृतिक तौर पे किस तरीके से हुआ। और प्राकृतिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक का मतलब ये होता है कि मानव का कोई भी हस्तक्षेप ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं। तो ये सबसे पहले जो भी बच्चा क्लास में अगर बैठा है तो वो अपना क्या लेकर बैठा है? मैप लेकर बैठा है। और मैप से ही आपको उसे ब्लैंक से एक मैं ब्लैंक मैप ड्रॉ करूंगा। उस ब्लैंक मैप को ही आपको ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना होगा? उसे मेरे साथ फुलफिल करना होगा। वो कुछ तरीके से भरा गया है, वो उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो सबकी जिम्मेदारी मेरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक भारत का मैप ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि इसी बिहार पे आपको 80% कहानी समझ में आ जाएगी। अगर आपको मैप ड्रॉ करना नहीं आता है तो आप एक ब्लैंक मैप ले सकते हैं। यहाँ पर आप एक भारत का मैप ड्रॉ कर लीजिए मेरे साथ, क्योंकि यही आपका कॉन्सेप्ट 80% कवर कर देगा। ये आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए बनाना, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ आपको अगर मैप ड्रॉ करना आ गया तो फिर उसका तो जवाब ही नहीं है। ठीक है, पीसेस में इस तरीके से मैप ड्रॉ करना आना चाहिए। तो जिस तरीके से ये मैंने एक भारत का मैप ड्रॉ कर दिया है और इस मैप में ही हम देख चलेंगे कि भारत का प्राकृतिक विभाजन किस किस तरीके से हुआ है। तो भारत का प्राकृतिक विभाजन हम देख सकते हैं 4 तरीके से। वो किस किस तरीके से? सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं नंबर की बात करी जाए कि किस किस तरीके से बटा हुआ है, तो पहला नंबर डालते हैं हम और फिर उसके बाद मैप में ड्रॉ करेंगे। तो पहला नंबर जो है आपका, इसके नीचे लिख लीजिए आप। तो यहाँ पर पहला नंबर जो है भारत का प्राकृतिक विभाजन है। भारत का उत्तरीय पर्वतीय प्रदेश। अब ये भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश क्या होता है, इसे मैप में ड्रॉ कर लीजिए। क्योंकि मैप में आप जब तक ड्रॉ नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा मैंने लिखा क्या है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो विस्तार है, ठीक है, यहाँ से ये वाला चैप्टर है, ठीक है, ये वाला जो विस्तार है, इस विस्तार की बात कर रहा है कि उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश किस तरीके से निकाला हमने, इसे समझते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश किस तरीके से निकालते हैं, एक अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ये हम दिशाओं को इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है नहीं? इसी तरीके से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो होता है सबसे पहले क्या होता है? ईस्ट होता है, और यहाँ क्या होता है? वेस्ट होता है, और यहाँ पर नॉर्थ, और ये साउथ होता है। तो हमें भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश किस तरीके से चला पता। तो देख लीजिए कि अगर इसी चीज को मैं यहाँ पर ट्राई कर दूं, भारत का मैप को मैं छोटा करके यहाँ पर ड्रॉ कर दूं इस तरीके से, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं किस किस तरीके से बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं एक छोटा सा मैप ड्रॉ कर दिया। तो भारत का मैप मैंने उठाकर यहाँ से यहाँ पर लेकर आया, भारत का मैप यहाँ से उठाकर यहाँ पर लाया और मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो जो इधर वाला पार्ट है ये क्या कहलाएगा? पूर्व कहलाएगा, भारत का पूर्वी क्षेत्र कहलाएगा। और इस रेखा से बात करी जाए इस वाली साइड की, तो ये क्या कहलाएगा? पश्चिमी भाग कहलाएगा, मतलब पश्चिम भारत कहलाएगा। अगर इस रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे, इस रेखा से ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, मतलब उत्तरी मतलब नॉर्थ साइड हो जाएगी। और इससे नीचे आएंगे तो ये साइड क्या हो जाएगी? साउथ हो जाएगी। तो मैंने कहा आपसे कि भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश, तो भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का मतलब है कि भारत का जो ऊपर वाला हिस्सा है, भारत का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये क्या कहलाता है? भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। जो इस तरीके से आप मैप में ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद सेकंड जो है, सेकंड है दक्षिण भारत का पठार।
तो दूसरा नंबर जो है दक्षिण भारत का पठार। ये देख लीजिए। अभी दक्षिण भारत का पठार क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो पहली बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि मैं दक्षिण की बात कर रहा हूँ और दक्षिण है कहाँ पर। तो दक्षिण की बात करी जाए तो यहाँ पर जो हमारी रेखा थी, ये वाली, ये जो रेखा थी, ये जो रेखा है, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला क्षेत्र, इसके नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, दक्षिण कहलाता है। और इसके ऊपर वाला क्षेत्र, इसके ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा उत्तर कहलाता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात आपको क्लियर हो गई कि दक्षिण का पठार तो मतलब हम दक्षिण भारत की बात करेंगे। तो दक्षिण भारत का मतलब यह है कि इससे नीचे जाएंगे दक्षिण भारत हो जाएगा, और इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तर भारत हो जाएगा। तो हम इसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, इसी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं हम। यही है दक्षिण भारत का पठार, इसी को हम कहते हैं दक्कन का पठार भी कह देते हैं। तो यही है दक्षिण भारत का पठार। तो नंबर एक जो आपने हुआ, आपका नंबर एक हुआ था कौन सा, उत्तर पर्वतीय प्रदेश। और इसके बाद दूसरा नंबर जो हुआ था हमारा दक्षिण का पठार हुआ था। तो ये आपकी बात क्लियर हुआ, हो गया नहीं क्लियर। ये बहुत इजी है, आप इस तरीके से मैप पे ड्रॉ कर लीजिए कि बीच वाला क्षेत्र जो है क्या है हमारा, यह है दक्षिण भारत का पठार, और इसके ऊपर चले जाएंगे तो उत्तर भारत का पठार, पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पर है हमारा भारत का विशाल मैदान। अब ये कहाँ पर है, इस बात को भी तो समझना है आपको। तो भारत का विशाल मैदान को समझने के लिए आपको फिर मेरे साथ कहाँ चलना पड़ेगा, आपको फिर मैप में ड्रॉ करना पड़ेगा। और मैप में किस तरीके ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये वाला क्षेत्र जो नॉर्थ वाला है, नॉर्थ वाला मतलब उत्तर पर्वतीय प्रदेश वाला क्षेत्र, और दक्षिण का पठार, इसके बीच का जो क्षेत्र है, इसके बीच का क्षेत्र जो है, ठीक है, इसके बीच का क्षेत्र जो है, ये मैं जो बना रहा हूँ, डॉट डॉट करके मैं बना रहा हूँ, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है, ये वाला क्षेत्र इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि अलग अलग करने से ये फायदा हो जाता है कि हमें आसानी से पहचानने में फायदा हो जाता है। ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है हमारा क्या कहलाता है, भारत का विशाल मैदान कहलाता है। और इसको ही हम कहते हैं भारत का विशाल मैदान भी कहते हैं। और इसको, तो आपके जो हमारा लास्ट है, लास्ट मैंने बोला क्या, भारत के पर्वतीय प्रदेश या भारत के तटवर्ती मैदान। तो ठीक है, तटवर्ती मैदान कहाँ पर है, सबसे पहले ये डाल लीजिए आप हेडिंग 4 नंबर की। 4 नंबर पे जो है भारत के तटवर्ती मैदान। तटवर्ती का मतलब क्या है, तटवर्ती का मतलब है कि जो समुद्र से सटे हुए, ठीक है, समुद्र से सटे हुए क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तटवर्ती मैदान कहलाते हैं। जैसे कि मान लो ये वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, यहाँ पर समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है इधर, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर। तो यहाँ पर जो समुद्र से लगे क्षेत्र, ठीक है, समुद्र से लगे क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र क्या है हमारा, ये भारत का तटवर्ती मैदान कहलाता है। ठीक है, दो तरीके से बांट सकते हैं तटवर्ती मैदान को भी हम। एक तो इधर वाली साइड क्या है, इधर वाली साइड क्या होगी हमारी, ईस्ट होगी, और इधर वाली साइड क्या होगी हमारी, वेस्ट होगी। तो मतलब पूर्वी घाट। तो यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, पहले नंबर पे हम क्या, पूर्वी घाट, और दूसरे नंबर पर देख सकते हैं हम पश्चिमी घाट। तो ये क्लियर हुआ आपकी, अगर ये क्लियर हो गया तो मैं आगे चलूं, बताओ यस की जल्दी से, जल्दी से यस कर दीजिए कि मुझे चल जाए पता कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। इस तरीके से अपना मैप भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। और ये मैप आपको भरने के बाद आपको यहाँ पर एक साइड में एक और मैप दिख रहा होगा जो मैंने बनाया है, ठीक है, वो आपको एक कलर में दिख रहा होगा, आप कलर में जाके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए अपने मैप को, इसे भी ड्रॉ कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो ये भी कर लीजिए। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ये मैप में प्राकृतिक विभाजन हो गया। लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कि यहाँ पर जो भारत का विशाल मैदान है ये कैसे बन गया। इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना चाहिए कि ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश किस तरीके से यहाँ पर बन गया, ठीक है, मतलब पर्वत किस तरीके से बन गया, भारत के उत्तर में पर्वत किस तरीके से बन गया। इसके बाद अगर बात करी जाए कि दक्षिण दक्षिण भारत का, ठीक है, दक्षिण भारत का जो पठार है वो पठार किस तरीके से बन गया, पठार कहते किसे हैं आपको ये समझना होगा। इसके बाद तटवर्ती मैदान किस तरीके से बन गया। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपकी 80% ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको फैक्ट याद करने होंगे। और जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, उसके बाद उसकी थ्योरी लिखवाई जाएगी, थ्योरी के बाद उसके बाद हम ट्रिक कवर करेंगे। इसकी अगर कोई भी ट्रिक हम बनाते हैं अपने अकॉर्डिंग या आप अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं तो उसे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा, आज की जो हमारी क्लास का बेसिक होगा, वो बेसिक होगा उत्तर पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पर्वतीय प्रदेश के पीछे, उत्तरी प्रदेश प्रदेश के पीछे कौन कौन से सिद्धांत लगते हैं, क्या क्या आधुनिक सिद्धांत है जो वर्तमान समय में लागू होते हैं, ये किस तरीके से बन गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। और ये आपके क्लियर हो गया होगा कि दिशाओं को हम किस तरीके से बांट सकते हैं किसी भी क्षेत्र को। पर्टिकुलर किसी भी क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो पर्टिकुलर का मतलब ये कि मान लो मैं अगर किसी एक गांव की बात करता हूँ या किसी शहर की बात करता हूँ, तो उस शहर को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो वो इसी आधार पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भारत के आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद एक और चीज है कि हिमालय, जब हम ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है, उत्तर पर्वतीय प्रदेश पढ़ेंगे, तो इसे इतना डीपली पढ़ेंगे कि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपको बच नहीं सकता। इस बात को मैं आपसे कह सकता हूँ। आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके 25 लगा लीजिए, वहां पर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिए भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो आपकी जो हेडिंग थी वो थी भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश। तो आपकी हेडिंग थी और इसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1, भारत का उत्तरीय प्रदेश, ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। मतलब भारत के उत्तर में पर्वत की उत्पत्ति किस तरीके से हो गई इसके बारे में जानना है। कुल मिला के बात ये है। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं और क्या कॉन्सेप्ट हमें देखने चाहिए और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्लेटों के द्वारा थी, किस सिद्धांत के द्वारा हुई ये पूछ लिया जाए तो आप कैसे आंसर करोगे। तो यहाँ पर प्लेट विवर्तनी का एक सिद्धांत है, उसके अकॉर्डिंग इसकी व्याख्या की गई है। तो यहाँ पर प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत क्या कहता है, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत आप यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। आपकी हेडिंग जो थी भारत का उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के, मतलब भारत के जो उत्तर में है, भारत के उत्तर में जो हिमालय है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी है, वो किस तरीके से बन गई। तो हमें सबके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को समझना है। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत। प्लेट विवर्तनी सिद्धांत क्या करता है, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में एक व्याख्या करता है। तो यहाँ सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए ध्यान से, बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसके उत्तर की बात करूं, यहाँ से एक प्लेट आई और यहाँ से भी एक प्लेट आई, ठीक है, ये ध्यान रखना, एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से। तो हमें इसे इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से लेकर आता हूँ तो इसे ध्यान से समझना है कि इसके हिमालय की उत्पत्ति किस तरीके से हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्लेट है, बहुत बड़ी प्लेट है, समझना आपको इस कॉन्सेप्ट को, क्लियर हुआ ना। ये एक प्लेट है, ठीक है। इस प्लेट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इस प्लेट को यूरेशियन प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेशियन प्लेट, क्लियर हुआ ये यूरेशियन प्लेट है। और इसके बाद यहाँ से नीचे से एक प्लेट और है, ठीक है। इस प्लेट की काफी बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, इस प्लेट को भी ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यूरेशियन प्लेट है और दूसरी वाली प्लेट है हमारे, वो कौन सी प्लेट है, इंडिक प्लेट है, इंडिक प्लेट है। तो यहाँ ध्यान से समझना है इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। तो एक प्लेट इधर से, ठीक है, एक प्लेट इधर से जोर लगाती है और एक प्लेट इधर से खिसकती है और दूसरी प्लेट इधर से खिसकती है। तो मतलब ये है कि हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ये इस तरीके से, देखो एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है,
और जब ये दो प्लेटें आपस में, मतलब महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट जब इस तरीके से आपस में टकराएंगे, और टकराने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक अचानक से फोल्ड पड़ जाएगा, धीरे धीरे फोल्ड पड़ेगा, और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, एक पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति हो जाएगी। तो इसी तरीके से पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान देना कि ये मेरे पास जो मार्कर है, एक प्लेट ये है, कौन सी प्लेट है, ये भी महाद्वीपीय प्लेट है और ये भी महाद्वीपीय प्लेट है। और ये जब दो प्लेटें आपस में इस तरीके से टकराएंगी, टकराने के बाद यहाँ पर क्या होगा, एक बलन पड़ेगा, और बलन पड़ने के बाद धीरे धीरे क्या होगी, एक पर्वत की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ठीक है, पर्वतों की श्रृंखला क्या कहलाती है, पर्वत श्रेणी कहलाती है। क्या कहलाती है, पर्वत श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक पर्वत श्रेणी, मतलब एक प्लेट ऊपर से और दूसरी प्लेट नीचे से, ठीक है। और जब ये दो प्लेटें आपस में टकराने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बलित पर्वत का निर्माण हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक हिमालय की उत्पत्ति हो गई। तो ठीक है, ये जो व्याख्या करता है, ये व्याख्या जो करता है, ठीक है, इस व्याख्या को इस तरीके से लिख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर लिख लीजिए, बलित पर्वत, ठीक है। ये बलित पर्वत बन जाते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से हिमालय की उत्तर पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इसके पीछे सिद्धांत है, और सिद्धांत कौन सा काम करता है, सिद्धांत, ठीक है, सिद्धांत करता है, सिद्धांत जो व्याख्या करता है प्लेट प्लेट विवर्तनी की, ठीक है। ध्यान रखना है कि ये जो सिद्धांत की व्याख्या करता है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, वो कौन करता है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत करता है। एक बार मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, कि यहाँ पर दो प्लेटें, मतलब एक ऊपर की ओर से और एक नीचे की ओर से, दो प्लेटें आपस में टकराई, और टकराने के बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक फोल्ड पड़ा, और फोल्ड पड़ने के बाद यहाँ पर एक बलित पर्वत का निर्माण हुआ, और यह बलित पर्वत क्या कहलाता है हमारा, ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है। तो आई होप ये आपकी समझ में आ गया होगा कि हिमालय की उत्पत्ति उत्पत्ति किस तरीके से होगी, ठीक है। अगर इस तरीके से पूछा जाए कि इसको ही क्या कहते थे, इसको ही अंगारा लैंड भी कहते थे, अंगारा लैंड, ठीक है ना। और इसको नीचे वालों की कहते थे, इसको नीचे वालों को हम क्या कहते थे, गोंडवाना लैंड, ठीक है, गोंडवाना लैंड। तो क्लियर हुआ, अगर ये पूछा जाए कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन सा था, तो नीचे वाला था, और ऊपर वाला कौन सा था, अंगारा लैंड था, ठीक है ना। और यहाँ पर पहले माना जाता था इसी आधार पर, ठीक है, इस आधार को पहले हम मुख्य तौर पर मानते थे, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड दोनों थे। और बीच में क्या पाया जाता था, यहाँ पर एक तैथिस सागर पाया जाता था। और उस तैथिस सागर के क्या हुआ कि यहाँ पर मलबा जो जमा हुआ था, वो जो मलबा था, उस पे क्या हुआ कि धीरे धीरे दो प्लेटों का आपस में टकराव हुआ, और टकराव हो जाने की वजह से जो हमारा पर्वत, जो हमारे यहाँ पर तैथिस सागर था, उस सागर के अवशेष अब भी यहाँ पर मिलते हैं, और उस सागर का जो मलबा था वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ गया, और उठ जाने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एक हिमालय की उत्पत्ति हो गई। हिमालय मतलब उत्तर पर्वतीय प्रदेश की उत्पत्ति हो गई, जो कि यहाँ पर हमारे जम्मू कश्मीर से लेकर और अरुणाचल प्रदेश तक फैला है, या इसका विस्तार पाया जाता है। तो आप जो हेडिंग होगी हमारी, वो क्या होगी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश होगी। और उत्तर पर्वतीय प्रदेश में जो कुछ मोटे मोटे कॉन्सेप्ट है कि इस सिद्धांत की व्याख्या क्या करता है, कौन करता है, ठीक है, ये किस काल में इसका निर्माण हुआ है, इसकी मोटाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी लंबाई कितनी है, इसके बारे में, ठीक है ना। तो ये आपकी जो हेडिंग है, ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, और इसमें है दो तीन हेडिंग, दो तीन पॉइंट भी लिखते चलते हैं, क्योंकि पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मोस्ट है। अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, और जब हमारा किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, उसकी एक थ्योरी लिखनी होती है। तो यहाँ पर हम थ्योरी लिखेंगे इसके बारे में, अगर कोई ट्रिक बनती है तो ट्रिक को भी हम बनाएंगे। तो आपकी हेडिंग जो है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, इसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया। अब इसके आगे से यहाँ से पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिखते चलना है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मोस्ट है। तो यहाँ पर आपको क्या करते चलना है, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलना है। सबसे पहले जो निर्माण हुआ था, ठीक है, वो निर्माण जो हुआ था, पहला पॉइंट, ठीक है, निर्माण के बारे में क्या बताता है इसका, निर्माण प्लेट प्लेट विवर्तनी की, प्लेट विवर्तन सिद्धांत व्याख्या करता है, पहला पॉइंट ये हुआ। और इसका निर्माण जो होता है, इसकी जो निर्माण के बारे में बात करता है, तो कौन करता है, प्लेट विवर्तन सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है, ठीक है। और इसके दूसरा पॉइंट जो लिखना है आपको, इसका निर्माण किस काल में हुआ, ठीक है,
इसका निर्माण टरसरी काल में हुआ था। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका पॉइंट। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई की बात करी जाए, चौड़ाई कितनी है और इसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी चौड़ाई की बात करी जाए तो चौड़ाई इसकी, ठीक है, पश्चिम में ज्यादा है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई, ठीक है, पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है। और पूर्व में इसकी लंबाई कितनी है, पूर्व में इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी है, वो 200 किलोमीटर। अब ये ऐसा क्यों कि पश्चिम में 500 किलोमीटर है और पूर्व में 200 किलोमीटर, अगर होनी चाहिए तो दोनों की समान होनी चाहिए थी। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट काम करता है वो ये करता है कि यहाँ पर जो प्लेट थी, यहाँ पर जो प्लेट थी, इस प्लेटों का क्या हुआ कि यहाँ पर अधिक दबाव हुआ, यहाँ पर पूर्व साइड में, इस पूर्व साइड में अधिक दबाव हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, ऊंचे ऊंचे पर्वत बन गए। और यहाँ पर कम दबाव हो जाने की वजह से यहाँ पर इसकी मोटाई जो है, इसकी चौड़ाई जो है वो ज्यादा है, और यहाँ पर पर्वत ज्यादा ऊंचे नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पूर्वी साइड में ज्यादा ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, केटू हुआ, मकालू हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पर पाए जाते हैं। तो पूर्वी साइड का ये मैटर करता है कि मतलब पूर्वी साइड में अधिक दबाव हुआ है। इसके बाद अगर इसकी आधुनिक सिद्धांत की बात करी जाए, तो आधुनिक सिद्धांत तो मैंने आपको लिखवा दिया है कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, और इसके एक और बात है कि ये इसका जो विस्तार है यहाँ से पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में इसका जो विस्तार है, विस्तार, ठीक है, पश्चिम में इसका विस्तार क्या है, पश्चिम में है JNK से लेके, और पूर्व में जो है, ठीक है, पूर्व में क्या है, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक, तो मतलब पश्चिम में इसका विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेकर, और पूर्व में क्या है, अरुणाचल प्रदेश तक। और एक और बात बात करी जाए, ये वो लिख लीजिए कि नंगा पर्वत से लेकर, ठीक है, पश्चिम में मतलब जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर और पूर्व में कहाँ तक, नामचा बरुआ तक, ठीक है, इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया, हो गया है तो इसे हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर हिमालय को अब हम डिटेल से पढ़ते हैं। डिटेल से मतलब यह हुआ, अभी तो मैंने इसके बेसिक 2-3 पॉइंट लिखवा दिए जो कि आपको होने चाहिए याद, ठीक है ना। और यहाँ पर काल की बात करी जाए तो टर्सरी काल में हुआ था। सिद्धांत की बात करी जाए तो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत इसकी व्याख्या करता है। और आगे बात करते हैं हम अब इस कॉन्सेप्ट को, इसी कॉन्सेप्ट को अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को हम अलग तरीके से पढ़ते हैं कि यहाँ पर अब हिमालय को डीपली पढ़ते हैं। क्लियर हुआ ना। तो अब हम जो डीपली पढ़ने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके से करेंगे, तो मैं इस चित्र को मतलब उत्तर पर्वतीय प्रदेश का चित्र यहाँ पर ना बनाकर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश का चित्र यहाँ नहीं बनाकर तो मैं कहाँ बना रहा हूँ, यहाँ पर बना रहा हूँ। वो किस तरीके से बना रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए, ठीक है, आपकी समझ में आने के लिए तो मैं चित्र की यहाँ पर कलाकारी करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, इस तरीके से। ये जो हुआ हमारा क्या हुआ, पहला नंबर, ठीक है, पहला नंबर क्या हुआ, और इसके बाद दूसरा नंबर इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ 4-5 पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं, और ये वाली इस तरीके से। क्लियर हुआ। तो पहला जो है यहाँ पर, ये पहला नंबर जो है, ठीक है, इस पहले नंबर पर लिखना है आपको बृहद, बृहद हिमालय। और इसके बाद दूसरा नंबर पर जो है, ठीक है, ये दूसरा नंबर पर जो है हमारा ठीक है, इसको लिखना है आपको लघु, लघु हिमालय। और इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पे लिखना है हमें शिवालिक हिमालय। तो ये क्लियर हुआ आपका। ये क्यों क्लियर करा मैंने, क्योंकि यहाँ पर चित्र बनाते तो आपको सही से नहीं समझता, ठीक है, अगर यहाँ पर चित्र बनाते तो ठीक से नहीं बनता, और यहाँ पर ठीक से समझ में भी नहीं आता। तो हम जो पढ़ेंगे इसको यहाँ पर 1 2 3 करके पढ़ लेंगे, और 1 2 3 करने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो हिमालय का यह उत्तर पर्वतीय प्रदेश है, इसे हमको 3 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य तौर पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 ये वाला बृहद हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ये तो कहलाता है हमारा हिमालय, ये तो कहलाता है हमारा हिमालय। लेकिन एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा क्या, अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर, अगर मैं यहाँ से खड़ा होकर हिमालय को देखता हूँ, मान लो मेरे सामने बोर्ड है, और ये बोर्ड क्या है, हिमालय मान ले 2 मिनट के लिए, तो हिमालय कहलाएगा। लेकिन इसके पार का, इसके पार का, बोर्ड के पार का क्षेत्र, बोर्ड के पार का क्षेत्र भी क्या कहलाता है, बोर्ड के पार का क्षेत्र हमारा ट्रांस हिमालय कहलाता है। तो क्लियर हुआ ये। मान लो मैं हूँ
और मैं अभी यहाँ पर कैमरे के आगे देखता हूँ, कैमरे के आगे कैमरे को मान लेता हूँ 5 मिनट के लिए कि हिमालय है, और कैमरे के थोड़ा सा आगे देखने की कोशिश करता हूँ। जब मैं आगे देखता हूँ तो मुझे क्या चलता है पता, कि ये हिमालय का पार का क्षेत्र क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय कहलाता है, मतलब पार, हिमालय का पार का क्षेत्र ट्रांस हिमालय। तो इसको भी हम किस तरीके से बांट सकते हैं, इसको भी हम 3 तरीके से बांट सकते हैं, और इसकी ट्रिक भी क्या है, इसकी ट्रिक हम अभी बताते हैं आपको। पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या है, ये एक, और इसके बाद दो, और इसके बाद ये तीन। अब ये क्या हुआ, यहाँ पर याद कर सकते हैं के, ठीक है, एल, और इसके बाद जे, कल जा, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं हम कल जा। ये कल जा का मतलब क्या है, कल जा का मतलब ये है कि यहाँ पर पहली श्रेणी जो है, पहली श्रेणी का नाम है, मतलब ये वाली पहली श्रेणी है कारा कोरम, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो है, दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पर हमारी जो पर्वत श्रेणी है वो है लद्दाख। और थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पे जो है हमारी, वो है जास कर। तो मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, के एल जे भी है, और इसकी एक ट्रिक है कल जा, ठीक है। कल जा का मतलब है, कल जा का मतलब है कैसे, काराकोरम, ले का मतलब है लद्दाख, और इसके बाद जा का मतलब है जास्कर। तो ये भी बहुत आसान है, ठीक है। कलजा का मतलब भी ठीक है, कलजा से मतलब काराकोरम, लास्ट काराकोरम लद्दाख और जास्कर। इसके बाद के एल जे भी याद कर सकते हैं, काराकोरम लद्दाख जास, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये हिमालय का पार का क्षेत्र, मतलब हिमालय का पार का क्षेत्र क्या कहलाता है, ट्रांस हिमालय। तो हम हिमालय को इस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हिमालय को हम बहुत आसानी से इसी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम काराकोरम पढ़ेंगे, इसके बाद लद्दाख पढ़ेंगे, इसके बाद जासकर पढ़ेंगे, और उसके बाद बृहद हिमालय, शिवालिक हिमालय, और उसके बाद क्या हो गया हमारा, शिवालिक हिमालय। तो ये क्लियर हुआ। आपकी सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ आपको मैं, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर ये पूछा जाए कि हिमालय को बारे की बात करी जाए कि मतलब इसकी उत्पत्ति किस तरीके से हो गई है, तो इसकी उत्पत्ति जो बताई है मैंने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताई है। आपको बहुत आसान तरीके समझ आ जाएगा। जो आधुनिक सिद्धांत है, वर्तमान में जो मान्य सिद्धांत है वो कौन सा है हमारा, वर्तमान में जो मान्य सिद्धांत है वो कौन सा है, हमारा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत मान्य सिद्धांत माना जाता है। तो आपकी जो पहली हेडिंग होगी वो काराकोरम पर्वत श्रेणी होगी या काराकोरम होगी, और इसकी ही बारे में हम कुछ पॉइंट लिखते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक जो होगी उस ट्रिक को भी कवर करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए काराकोरम। हेडिंग जो है वो है काराकोरम पर्वत श्रेणी, ये पर्वत माला, ठीक है, पर्वतों की माला। सबसे पहला इसका पॉइंट जो होगा, सबसे पहला पॉइंट आपका ये होगा, ये है भारत की सबसे उत्तरी श्रेणी है। इस श्रेणी को भारत की रीढ़ कहा जाता है। क्लियर हुआ, क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है। इस पर्वत श्रेणी पर केटू अवस्थित है, ठीक है। केटू भारत का सबसे ऊंचा शिखर या पर्वत है। केटू वर्तमान समय में पाकिस्तान के कब्जे में
है। केटू का नया नाम शाहगौरी रखा गया है। पाकिस्तान द्वारा। क्लियर हुआ। इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, वो लिखना है इसी घाटी मतलब इसी पर्वत श्रेणी पर नुब्रा घाटी, इसी पर्वत श्रेणी पर नुब्रा घाटी है। और इसी श्रेणी पर, ठीक है, इसी पर्वत श्रेणी पर सियाचिन ग्लेशियर है। क्लियर हुआ। इतने पॉइंट काराकोरम पर्वत श्रेणी से बनते हैं, इतने ही पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर शाहगोरी जो लिखा है यहाँ पर, ये गोरी है, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, शाहगौरी। तो क्लियर हुआ आपको ये कि यहाँ पर जो है मैंने बताया आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी थी, यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, मतलब ये भारत के सबसे उत्तर में है, ठीक है। और यहीं पर क्या है, केटू पर्वत श्रेणी, ये भारत की रीढ़ कहा जाता है, मतलब भारत का या भारत की क्या कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है, या एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। और इसके बाद ये पर्वत श्रेणी जो है केटू पर्वत अवस्थित है। अब केटू पर्वत श्रेणी, केटू जो है, केटू का जो नाम है गाडविन आस्टिन भी है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। केटू पर्वत श्रेणी मतलब केटू जो पर्वत है वो कहाँ पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसके बाद केटू को भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहा जाता है, ठीक है। पर्वत शिखर या पर्वत कहा, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर या पर्वत कहते हैं। क्लियर हुआ ये। इसके बाद केटू वर्तमान समय में पाकिस्तान के पास है। इसके बाद यहाँ पर इसका जो नया नाम रखा है, क्या रखा है, शाहगौरी या चाहगौरी रखा गया है। और ये किसके द्वारा रखा गया है, पाकिस्तान के द्वारा रखा गया है। इस पर्वत श्रेणी पर जो है नुब्रा घाटी है, और इसी पर्वत श्रेणी पर जो है सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि काराकोरम पर्वत श्रेणी से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बचता है तो मुझे बता सकते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे तो लगता नहीं कि क्वेश्चन आपका रह जाए। इसके बाद दूसरी हेडिंग जो थी, वो दूसरी हेडिंग है आपकी लद्दाख। तो लद्दाख डाल लीजिए आप हेडिंग। तो आपने दूसरी हेडिंग डाल ली होगी लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख के बारे में लिखते हैं। लद्दाख में कुछ ज्यादा खास लिखने की जरूरत नहीं है, बस दो चार पॉइंट लिखने हैं, वो भी काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें ये लिखना है कि ये है कारा कोरम के दक्षिण में, दक्षिण में। तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, काराकोरम पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, दूसरी वाली पर्वत श्रेणी, ठीक है। और इसी श्रेणी की, इसकी श्रेणी की जो लंबाई है, ठीक है, इस श्रेणी की जो लंबाई है वो कितनी है, लंबाई की अगर बात करी जाए तो लंबाई है यहाँ पर, लंबाई 300 किलोमीटर। अगर इसकी औसत की बात करी जाए कि औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो है 9,800 किलोमीटर। क्या है इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, लिख लीजिए आप, 9,800 किलोमीटर, 800 मीटर, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई लिख लीजिए। तो 9,800 मीटर। क्लियर हुआ। इसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो आपसे बहुत तो आपने अब जो तीसरी हेडिंग डालनी थी, तीसरी हेडिंग डालनी है आपने जास्कर पर्वत श्रेणी। तो जास्कर पर्वत श्रेणी का बहुत आसान पहला पॉइंट आप लिख लीजिए कि यह पर्वत श्रेणी, ठीक है, यह है पर्वत
श्रेणी, ठीक है, यह पर्वत श्रेणी लद्दाख के लद्दाख पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है, ठीक है। और इसके बाद एक और पॉइंट लिख लीजिए, यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी हिमालय के उत्तर में स्थित है। क्लियर हुआ? यह पर्वत श्रेणी जो है हिमालय के, ठीक है, उत्तर में है, और जो हमारी लद्दाख श्रेणी थी उसके दक्षिण में है। और इसकी औसत ऊंचाई की बात करी जाए कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। क्लियर हुआ है? इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे बता दीजिए, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चन आपको कोई नहीं जाएगा, आपका वनडे एग्जाम हर कोई सा कवर हो जाएगा। और देखना यहाँ पर क्या है कि इन दोनों घाटियों के बीच में, इन दोनों घाटियों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, सिंधु घाटी है। अवस्थित है, मतलब ये कहना का मतलब ये है जो हमारा बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय मतलब ये वाला जो बड़ा हिमालय है ये, और यहाँ पर जो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख है पर वो सॉरी जासकर पर्वत श्रेणी है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या है, क्या है, सिंधु घाटी अवस्थित है। तो क्लियर हुआ आपका ये पॉइंट? अगर आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम जो करेंगे नेक्स्ट क्या करेंगे, वो करेंगे बृहद हिमालय, ठीक है। बृहद हिमालय के बारे में कुछ पॉइंट है, 10 से 5 पॉइंट है, वो भी कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको चित्र बनवा दिया था, आपको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बृहद हिमालय के। तो आपकी जो हेडिंग है वो क्या होगी, पहली बृहद हिमालय। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी हेडिंग है वो है बृहद हिमालय, और बृहद हिमालय को मैंने मैप में बनवा दिया था वहां पर, पीछे आपने देखा है। तो उसी की हेडिंग डालनी है और इसी के बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर 1 करके डाल लीजिए, क्या, बृहद हिमालय। नंबर 1 बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय, ठीक है, बृहद ही पढ़ते हैं, बृहद ही पढ़ देते हैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं रहा। मतलब ग्रेट हिमालय, ठीक है, सबसे आसान तरीका ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि इसकी, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलेंगे इसको। हिमाद्री भी कहा जाता है। पहला पॉइंट ये हुआ। इसका इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसका विस्तार जो है वो है 2500 किलोमीटर, ठीक है। और इसका ऐसा विस्तार देख सकते हैं हम ऐसे करके कि इसका पूर्वी विस्तार पश्चिम में, ठीक है, नंगा नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में, ठीक है, पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक, ठीक है, इसका विस्तार है। क्या हुआ कि यहाँ पर जो नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके बाद इसकी जो औसत ऊंचाई है, ठीक है, इसकी जो औसत ऊंचाई है, ऊंचाई की बात करी जाए, ऊंचाई, तो इसकी ऊंचाई जो है 6000 मीटर है। क्लियर हुआ? अगर चौड़ाई की बात करी जाए, चौड़ाई तो यहाँ पर 100 किलोमीटर से लेकर कितने किलोमीटर तक, 400 किलोमीटर तक है, ठीक है। 100 किलोमीटर दूर से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी औसत ऊंचाई है। और यहाँ पर जो पाई जाती है, ठीक है, यहाँ पर जो पाई जाती है विश्व की सबसे अधिकांश ऊंची ऊंची चोटी पाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी जो पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे माउंट
माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी पर पाया जाता है, मतलब बृहद हिमालय पर पाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट जो है, ये माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, ठीक है। ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में अवस्थित है। अब इसे माउंट एवरेस्ट को नेपाली भाषा में, ठीक है, नेपाली भाषा में सागर माथा कहते हैं। इसके बाद माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, तिब्बती भाषा में, तिब्बती भाषा में चोमो लुंगमा कहते हैं। ये हुआ इसका विस्तार, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये जो हुआ, ये बृहद हिमालय के बारे में हुआ कि इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसका जो विस्तार है, ठीक है, इसकी जो विस्तार है, मतलब लंबाई चौड़ाई, जो लंबाई जो है इसकी 2500 किलोमीटर है। और इसके बाद ये पश्चिम में से, पश्चिम में मतलब नंगा पर्वत से लेकर और पूर्व में कहाँ तक, ठीक है, नंगा पर्वत नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। इसकी जो ऊंचाई की बात करी जाए तो ऊंचाई कितनी है? वो 6000 मीटर है। और इसकी चौड़ाई की बात करी जाए तो 100 किलोमीटर से लेकर, मतलब 100 किलोमीटर से लेकर 400 तक इसकी चौड़ाई है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर, इसके यहाँ पर जो पर्वत पाया जाता है, यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है, मतलब विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में स्थित है। ये वाला पॉइंट आपने लिख लिया होगा। इसके बाद नेपाली भाषा में इसे कहते हैं सागरमाथा कहते हैं। और इसे तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा भी कहते हैं। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर, और यहाँ पर क्या पाया जाता है? इसी पर्वत श्रेणी पर क्या पाया जाता है? कंचनजंगा ही पाई जाती है, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत, ठीक है। कंचनजंगा पर्वत भी इसी श्रेणी पर पाया जाता है, लेकिन ये पाया कहाँ जाता है? कंचनजंगा की अगर अवस्थिति पूछी जाए तो अवस्थिति लिख लीजिए आप, कहाँ पर है? सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है। और ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ठीक है। मतलब यह है कि भारत में अवस्थित सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा जाए तो वो कंचनजंगा है। अगर ये पूछा जाए कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो K2 है। भारत का, मेरे क्वेश्चन को आप ध्यान समझना, कि भारत का पूछा जाए, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो वो है K2, ठीक है। K2 मतलब गार्डविन आस्टीन। अगर ये पूछा जाए कि भारत में अवस्थित, भारत में अवस्थित, अवस्थित लगा रहा हूँ मैं साथ में, तो जब कौन सा आंसर होगा? कंचनजंगा होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपकी। और बृहद हिमालय से इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसकी ऊंचाई चौड़ाई लंबाई जो पूछी जा सकती है वो सब मैंने लिखवा दी है। अब इसके बाद आपका कोई भी डाउट नहीं होगा इससे। और इतना डीपली हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, बस हमारा वनडे एग्जाम कवर हो जाए यही बहुत है, ठीक है। तो ये बृहद हिमालय आपका कंप्लीट होगा। इसके बाद जो आपकी नई हेडिंग होगी वो होगी लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय आप हेडिंग डाल लीजिए। आपकी हेडिंग जो है वो आपकी हेडिंग है लघु हिमालय दूसरा। और लघु हिमालय के बारे में हम छोटे छोटे पॉइंट कवर करते हैं, जैसे अभी करते जा रहे हैं, ठीक है। यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसकी ऊंचाई की बात करी जाए तो यहाँ पर ऊंचाई जो है, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई की बात करी जाए तो ऊंचाई सबसे पहले इसकी जो है वो है 3700 मीटर से लेकर, ठीक है, 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है ना। 3700 मीटर से लेकर क्या मानी जाती है? और 3700 से 4500 के बीच में इसकी ऊंचाई मानी जाती है। इसके बाद अगला जो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो लिखना है आपको, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यह है पर्वत श्रेणी। यह पर्वत श्रेणी, यह पर्वत श्रेणी बृहद, बृहद हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। क्लियर हुआ? ये जो पर्वत श्रेणी है ये बृहद हिमालय के कहाँ पर है? दक्षिण में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर कुछ घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। जैसे पर्वत श्रेणी कैसी? पर्वत श्रेणी का मतलब है पीर पंजाल, पीर पंजाल, धौलाधार, मसूरी, मसूरी,
और इसके बाद नाग टिब्बा, और इसके बाद महाभारत। ये बहुत सारी पर्वत श्रेणी इस पे पाई जाती है। मतलब ये भी कुछ छितराया हुआ, छितराया का मतलब है टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। जैसे पहला नंबर पर डाला आपको मैंने, वहां पर बनाया था आपको, जैसे पीर पंजाल हुआ, धौलधार हुआ, मसूरी हुआ, नागटिब्बा हुआ, महाभारत हुआ। ठीक है, ये कुछ पर्वत श्रेणी पाई जाती है जो कि मतलब जो हमारा लघु हिमालय है, वो कुछ टुकड़ों में बटा हुआ है। ठीक है, टुकड़ों में मतलब नदियों के द्वारा इसको बांट दिया गया है। तो इस तरीके से ये कवर हुआ। और यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, घास के मैदान, यहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, घास के मैदान पाए जाते हैं। और कश्मीर में, यहाँ कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। और कश्मीर में जो कहते हैं, कश्मीर में क्या कहते हैं घास के मैदानों को? मर्ग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उत्तराखंड में क्या कहते हैं? उत्तराखंड में कहते हैं बुगियाल। अब जैसे ये कश्मीर में मर्ग कहते हैं। मर्ग मतलब जैसे सोनमर्ग, आपने सुना होगा, बहुत फेमस जगह है सोनमर्ग, बहुत फेमस है। ठीक है, इसके बाद है गुलमर्ग। ये बहुत सारी फेमस जगह है जो कश्मीर में। ठीक है, मर्ग का मतलब होता है घास के मैदान। अब यहाँ पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तराखंड में, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बुग्याल कहते हैं। ठीक है ना, बुग्याल कहते हैं या पयाल कहा जाता है। तो आई होप प्यार कहा जाता है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। इतने ही क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। कहाँ से? लघु हिमालय से। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको सीक्वेंस से बता दिया गया है। और इसके बाद आपको थर्ड हेडिंग है, वो थर्ड हेडिंग कौन सी है हमारी? वो है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो पाया जाता है इस पर्वत श्रेणी, कहाँ पाया जाता है? दक्षिण में पाया जाता है। तो आपकी थर्ड हेडिंग जो है, थर्ड हेडिंग डाल लीजिए शिवालिक हिमालय। थर्ड हेडिंग है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय की सबसे पहले जो हम औसत ऊंचाई के बारे में बात करेंगे, पहला पॉइंट जो लिखना है, इसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई जो है 850 से लेकर, ठीक है, 850 से 850 से लेकर कितनी है? 1200 मीटर। ठीक है, 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। क्लियर, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पर कभी कभी कहीं मिल जाता है क्या, कहीं अगर आप सर्च करोगे तो यहाँ पर 600 मीटर से लेकर, 600 मीटर से लेकर कितनी है? 1500 मीटर तक भी इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। ठीक है ना, अगर आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको मिलेगी 850 से लेकर 1200 मीटर। अगर आप किसी बुक के थ्रू पढ़ते हैं, मतलब अरविंद सिंह की बुक है जो यूपीएससी लेवल पर पढ़ाई जाती है, तो उसमें ये कितनी बताई गई है? 600 से लेकर 1500 मीटर बताई गई है। ठीक है ना, और इसकी जो अगर लंबाई की बात करते हैं तो ठीक है, लंबाई कितनी है? लंबाई आप जान लीजिए, लंबाई। ठीक है, लंबाई। और इसके बाद तीसरी बात है चौड़ाई। चौड़ाई, ये दोनों लिख लीजिए आप। अगर लंबाई की बात करी जाए तो तो लंबाई तो इसकी दे रखी नहीं है, लेकिन चौड़ाई दे रखी है। चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी? यहाँ पर 10 किलोमीटर से लेकर, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। लंबाई इसकी सर्च करते हैं तो लंबाई इसकी जल्दी से निकल कर नहीं आती है। बहुत ही नामात्र मात्रा के बराबर ही इसकी कोई जानकारी है, लेकिन इतनी जानकारी इसकी कोई है खास है नहीं। ठीक है, और इसका विस्तार जो पाया जाता है, ठीक है, इसका विस्तार कहाँ पर पाया जाता है? बृहद हिमालय, मतलब लघु हिमालय के, लघु लघु हिमालय के दक्षिण में है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? मतलब ये बृहद हिमालय के, मतलब लघु हिमालय के दक्षिण में स्थित कौन सा है? ये हमारा शिवालिक हिमालय है। शिवालिक हिमालय का जो इतना खास कोई ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है कि इसमें कुछ घाटी पाई जाती है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी पर कुछ घाटी पाई जाती है। जैसे पश्चिम में, ठीक है, पश्चिम में, पश्चिम में कहते हैं दून, जैसे कि, ठीक है, पश्चिम में जो घाटी पाई जाती है उसे हम दून कहते हैं। जैसे देहरादून। और पूर्व में कुछ घाटी पाई जाती हैं, पूर्व में, ठीक है, और पूर्व में जैसे कहते हैं द्वार। ठीक है, जैसे हरिद्वार। तो इस तरीके से यहाँ पर तो कुछ घाटी पाई जाती है, घाटी के बारे में बता दिया। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई की बात करी जाए तो औसत ऊंचाई जो है यहाँ पर क्या है?
850 से लेकर 1200 तक की दिखाई जाती है। और इसके बाद मैथ किताब में देखते हैं तो 600 से लेकर 1500 मीटर। और इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई यहाँ पर दे रखी नहीं है किसी भी किताब में, मैंने काफी कोशिश करी ढूंढने की, मिली नहीं। और इसके बाद चौड़ाई की बात करी जाए तो चौड़ाई जैसे ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, तो कितनी है, 10 से 50 किलोमीटर। और इसका विस्तार जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, लघु हिमालय के दक्षिण में पाया जाता है। कौन सा, शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय की जो शिवालिक हिमालय में जो घाटी पाई जाती है वो कौन कौन सी पाई जाती है, जैसे पश्चिम में कहते हैं हम, क्या पश्चिम मतलब इसकी घाटी के पश्चिम की साइड में जाएंगे तो पश्चिम की साइड में क्या कहते हैं, उसे दून कहते हैं। और पूर्व की साइड आएंगे तो क्या कहते हैं, उसको द्वार कहते हैं। द्वार का मतलब जैसे हरिद्वार, और जैसे पश्चिम की बात करें जैसे देहरादून। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या, कि हमारा बृहद हिमालय कंप्लीट हो चुका है। और कंप्लीट होने के साथ साथ आपने ये वीडियो भी अच्छी तरीके से देख के आपको बहुत मजा आया होगा। और दोस्तों ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको फ्री में ही सबको कंटेंट मिल रहा है, ठीक है, और पूरा डीपली मिल रहा है। आप जाकर आप क्वेश्चन लगा लीजिए। अगर आपने डीपली क्लास को करा होगा और आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको इजीली इसका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा।